अच्छा, अब मार्केट फॉर बीफ, अब उसने एक और मिसाल दी है। वो कहते हैं, उन्होंने लेदर और बीफ की मिसाल दी है, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि यार मार्केट में लेदर की प्राइस में इंक्रीज आया, ठीक है। जब लेदर की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो जो लेदर के प्रोड्यूसर थे वो क्या करेंगे? अब वो इंक्रीज आया प्राइस में तो वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। ये आवाज क्लियर है? जी आवाज क्लियर है कि नहीं सबको? आवाज ठीक है जी, ठीक है। अब उसने बीफ और लेदर की मिसाल दी है, ठीक है ना। अब उसने कहा कि मार्केट में जो लेदर था उसकी प्राइस बढ़ गई, तो जो लेदर के प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे? अब वो उसकी तो प्राइस तो बढ़ गई लेदर की, अब वो ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं लेदर की। तो लेदर की ज्यादा सप्लाई करने से अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ज्यादा काव रियर करने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा गाय जबा करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में तो लेदर की प्राइस बढ़ गई, लोग उधर लेदर की सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, प्राइस बढ़ गई है। तो अब होगा क्या? अब हमें ज्यादा काव रियर करने पड़ेंगे, हालांकि मार्केट में गोश्त या बीफ की डिमांड नहीं बढ़ी। क्लियर? सिनेरियो को समझे। लेदर की प्राइस बढ़ गई, तो लेदर की प्राइस बढ़ने से जो लेदर के प्रोड्यूसर होंगे वो ज्यादा लेदर की सप्लाई करेंगे। जब ज्यादा लेदर की सप्लाई करेंगे तो अब उसको ज्यादा काव रेयर करने पड़ेंगे, मतलब जबा करने पड़ेंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लेदर की सप्लाई कर ले। लेकिन मार्केट में बीफ की डिमांड नहीं बढ़ी, जबकि बीफ जब हम ज्यादा काव रेयर करेंगे तो होगा क्या? मार्केट में बीफ की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यहां तक सिनेरियो क्लियर है ना? अब या इधर आप देख लें, ये है हमारे पास डिमांड कर, और अब देखो हम मार्केट किस मार्केट में डील कर रहे हैं? हम बीफ की मार्केट में डील कर रहे हैं, ठीक है। बीफ की डिमांड नहीं बढ़ी, देखिए बीफ का कर्व इधर का इधर ही एक ही कर्व है ना, देखिए डिमांड कर्व। क्लियर जी? ये था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब मार्केट में लेदर की प्राइस बढ़ गई तो लेदर की प्राइस बढ़ने से हमने ज्यादा काव रेयर करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बीफ की सप्लाई में इंक्रीज आ गया। जब बीफ की सप्लाई में इंक्रीज आया तो डिमांड तो वैसी की वैसी रही। जब सप्लाई में इंक्रीज आई तो सप्लाई करने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर लिया। पहले ये सप्लाई थी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी की। अब ये सप्लाई है, मतलब सप्लाई में इंक्रीज आया, तो हुआ क्या? ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस गिरना शुरू हुआ, क्योंकि बीफ की डिमांड तो नहीं बढ़ी मार्केट में, लेकिन सप्लाई ज्यादा हुई। बिल्कुल सरप्लस, बिल्कुल इमरान समझे आप? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है ना और डिमांड कम, तो सरप्लस होगा तो प्राइस गिर जाएगी। क्लियर? तो ये दो सिनेरियो थे। एक ऊपर जो हमने पढ़ा वो सब्स्टिट्यूट के हवाले से पढ़ा, और दूसरा जो है ना ये कंप्लीमेंट के हवाले से है। क्लियर? तो ये अब फॉर एग्जांपल मार्केट सप्लाई कम होना बीफ की, अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा तो हमारा कर्व इधर शिफ्ट होगा, तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप इसको अपोजिट सिनेरियो में भी देख सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि मार्केट में लेदर की सप्लाई ना हो, सप्लाई कम हो। क्लियर? जब सप्लाई कम होगी तो होगा क्या? डिमांड तो बीफ की उतनी की उतनी है, लेकिन हम फिर कम काव रियर करेंगे, कम काव जबा करेंगे, तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी, जबकि बीफ की डिमांड तो वैसी की वैसी है। जब सप्लाई कम बीफ की और डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ जाएगी, फिर प्राइस ये होगी। तो ये दो सिनेरियो थे जी, इसमें कोई इशू? अब क्लियर है इमरान? जी हमजा। रिपीट कर दो भाई से। देखो भाई मैंने कहा आपसे, अहमद, लेकत, कि ये था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये था हमारे पास डिमांड कर्व, ये था हमारे पास सप्लाई कर्व।
ये जो पीई था ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था। हुआ इस तरह कि डिमांड तो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहा, लेकिन मार्केट में बीफ की सप्लाई में इजाफा आया। क्लियर? जब बीफ की सप्लाई में इजाफा आया, किस वजह से? बीफ की सप्लाई में इजाफा इस वजह से आया कि उधर लेदर की डिमांड बढ़ रही है, लेदर की सप्लाई ज्यादा हो रही है। जब लेदर की सप्लाई ज्यादा होगी तो हमने ज्यादा काउ रियर करने पड़ेंगे। जब हमने ज्यादा काउ रियर करने पड़ेंगे तो इधर बीफ की सप्लाई भी ज्यादा होती जाएगी। जब बीफ की सप्लाई ज्यादा हुई तो हमारा कर्व ने इधर से इधर शिफ्ट लिया। जब इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो सप्लाई में इंक्रीज आया। जब सप्लाई में इंक्रीज आया तो ये तो है हमारे पास डिमांड कर और ये है हमारे पास सप्लाई कर। तो जिधर डिमांड और सप्लाई कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले तो वो हमारा बन जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अब ये बनेगा। क्लियर जी? अब जी अब अहमद लेकत ये सारे कंफर्म कर दे यार कि क्लियर है कि नहीं। ये सब कंफर्म कर दे। क्लियर? तो ये दो उसने एक सिनेरियो पूछे थे, कम्प्लीमेंट्री गुड के हवाले से भी और सब्स्टिट्यूट गुड्स के हवाले से भी। तो अगर अब बाय नेम आ गए तो तब भी सही है, और अगर कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के हवाले से आ गए तो फिर भी। जी आगे जाएं फिर। अब देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था शुरू शुरू में कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स और एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स। सो ड्यूरेबल गुड्स के वो गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग होती है, मतलब लाइफ लॉन्ग होती है उसकी। और पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ शॉर्ट होती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ याद आया पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स? इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, जिस तरह फूड आइटम्स जो होते हैं, आपके वेजिटेबल्स, ठीक है ना, आपके फ्रूट्स वगैरह। तो वो पेरिशेबल गुड, उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप, जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये है पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स के लिए तो हमने ऊपर पढ़ा कि उसके कर्व किस तरह बनेंगे। ये पेरिशेबल गुड्स, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमने तो ये पढ़ा कि उसके कर्व किस तरह बढ़ेंगे। लेकिन पेरिशेबल गुड्स के लिए याद रखें, पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक होती है। अगर मार्केट में प्राइस बहुत भी बढ़ जाए ना तो आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ये जो कर्व है ना, ये वर्टिकल एक्सिस, इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। इंशाल्लाह इससे अगला जो टॉपिक है ना यार, अगर वो उसकी देखो सिंपल क्राइटेरिया रखो इमरान, अगर वो आप लाइफ टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हो तो ड्यूरेबल गुड। अगर लॉन्ग टाइम के लिए फॉर एग्जांपल 2-3 दिनों से ज्यादा वो स्टोर नहीं हो सकता तो वो फिर आपके लिए पेरिशेबल गुड्स। तो आप इस डिफिनीशन में आप उसको डालो फिर। ये मैंने आपको एक सांचा दिया ना, एक फार्मूला दे दिया, तो आप देख लो उसमें जो इसमें फिट करता है तो पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर जी? अच्छा, ये जो कर्व है ना इसको कहते हैं इनइलास्टिक कर्व। इंशाल्लाह से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे तो इधर ये कर्व मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब ये कि मार्केट में अगर प्राइस बहुत भी बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो गुड है पेरिशेबल, ना तो वो उसको स्टोर कर सकता है कि स्टोर से उठा के ले आए, ठीक है, ना वो उसकी सप्लाई इतनी जल्दी वो बढ़ा सकता है क्योंकि वो स्टोरेबल नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेसिक नॉर्मली टीचर्स हमें ये मिसाल दिया करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में अचानक टमाटर की प्राइस, एक सब्जी मार्केट है उसमें रोजाना 1 ट्रक टमाटर आते हैं, क्लियर जी, 1 ट्रक से ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि वो आप स्टोर भी नहीं कर सकते और उसकी सप्लाई मुमकिन ही भी नहीं है। लेकिन अचानक, जी बिल्कुल, पूरा 1 ट्रक आता है, लेकिन अचानक किसी भी वजह से मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई सप्लाई तो आप नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि आपके पास तो पेरिशेबल गुड्स हैं, आपने स्टोर भी नहीं किया, क्लियर जी, आपने स्टोर भी नहीं किया और आप उसकी प्रोडक्शन भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते कि आप उसी दिन भी डिमांड बढ़ गई, क्लियर, और आप दादा ट्रक ले आते जाएं, नहीं, मुमकिन नहीं है क्योंकि गुड है पेरिशेबल, आपने स्टोर भी नहीं किया
क्योंकि टमाटर तो स्टोर भी नहीं हो सकते लॉन्ग टाइम के लिए, और अचानक डिमांड बढ़ गई, रमजान आने वाला है और डिमांड बढ़ गई, ठीक है, या इस तरह लींबू देख ले आप, कोई भी ऐसा आइटम जो कि पेरिशेबल हो, क्लियर, तो उसकी सप्लाई है भाई इन इलास्टिक। सप्लाई इन इलास्टिक का मतलब ये कि प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, आप क्या कर लोगे, वो ट्रक थोड़ा सा महंगा बेच दोगे, लेकिन दूसरा ट्रक तो आप इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते ना, मार्केट में नहीं ला सकते, क्योंकि सप्लाई है इन इलास्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई होती है हमेशा इन इलास्टिक, ये आप याद रख लें। अब ये है हमारे पास सप्लाई कर्व। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में डिमांड ये है, ये डिमांड, तो ये होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन अचानक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी ना, क्यों, क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी है, उतनी फॉर एग्जांपल 20 kg, क्लियर, या 20 टन आप, या 20 कैरेट आप जो भी लिख ले, जो भी आप क्वांटिटी ले ले मैयर, सही है जी। तो अगर प्राइस थी 18, तो ये हमारा पड़ेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्लियर, 20 kg हम लाए थे और 18 kg की मार्केट में डिमांड है, तो ठीक है, विद इन द सप्लाई डिमांड है तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड का बढ़ना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल ये 20 kg की सप्लाई थी और 20 kg की डिमांड, तो ये प्राइस, क्लियर, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो सप्लाई तो हमारे पास कांस्टेंट रही ना, सप्लाई तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए ये याद रखें कि सप्लाई हमेशा होती है इनइलास्टिक। अगर किसी वजह से डिमांड में इंक्रीज आता है तो सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्राइस का बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस चीज की प्राइस बढ़ती जाएगी। ये इस डायग्राम में कोई मसला, ये भी उसने पूछा था कि पेरिशेबल गुड्स के लिए जरा बनाए ग्राफ, तो इतना याद रखें, इंशाल्लाह ये कर्व आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर है। लेकिन इतना याद रखें कि इसकी सप्लाई, जो पेरिशेबल गुड की सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है, क्लियर, इन वर्टिकल टू वाई एक्सिस होती है जी। ये सारे कंफर्म कर दें। सही है जी। तो अगर सप्लाई इनइलास्टिक है और डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली इफेक्ट किस पे आएगा, प्राइस पे आएगा, प्राइस बढ़ेगा फिर। जी अपने अपने सवाल पूछते जाएं, शाबाश। भाई इमरान इलास्टिक का मतलब ये है कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा मार्केट में तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन इनइलास्टिक का मतलब ये कि प्राइस बढ़ने से वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा, कि प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा, इसको कहते हैं इनइलास्टिक। इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन पढ़ा तो हमने ये था कि सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन इधर तो प्राइस बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है कि प्राइस जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। देखिए अब ये आया सवाल, ये सवाल क्लियर है, मेरे सवाल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। हाउ डू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब उसने देखा, मैंने आपसे कहा था दो तरह की फोर्सेस होती हैं, डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस, वो किस तरह डिटरमिन करता है। सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। भाई 7 मार्क्स का सवाल, ठीक है जी। अगर आप टेबल के बगैर डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो पहले आप टेबल बनाए फिर डायग्राम। लेकिन मैं कहता हूँ आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप टेबल के बगैर डायग्राम बना ले, अनलेस एंड अनटिल को आपसे टेबल मांगे। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जाओगे ना तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप बगैर टेबल के डायग्राम बना सकते हैं। अगर वो कहे कि टेबल भी बनाओ डायग्राम, तो फिर तो टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेबल के बगैर डायग्राम बना सकते तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी। तो जो पहला हमने पढ़ा कि जिधर आपने पहले बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वो प्राइस वो होती है कि जहां इक्वेट करे सप्लाई और डिमांड, फिर आपने वो डायग्राम बनाना है और फिर आपने डायग्राम में शॉर्टेज और सरप्लस भी बताना है और फिर उसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि 7 मार्क्स का सवाल है। क्लियर जी। तो आप लोगों ने ये इस तरह करना होगा जी। एक सवाल ये 2012 में आ चुका है जी, ये आप देख ले, और ये सवाल भी आप देख ले फिर।
देखो उसने पूरा किस्सा सुनाया, स्टेट हाउ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में पुश प्राइसेस फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम। अब उसने देखो एक और अंदाज से उसने सवाल पूछा, लेकिन वो आपसे पूछ ही ये रहा है कि यार किस तरह डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाओगे। तो वही चीजें शॉर्टेज और सरप्लस से आप होते होते इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। वही वही सवाल है जी। ये शिफ्ट इन डिमांड ये अभी हमने करवा दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई? यार ये तो हम पढ़ चुके हैं यार, कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या फर्क है। 2 मार्क्स का सवाल उसने पूछा था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा हो तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अगर सप्लाई में चेंज अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा हो तो चेंज इन सप्लाई। ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं जी। तो काइंडली ये सवाल भी आप जरा फिर कर लें, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा करवा दूंगा जी। तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। अब आप अपने सवाल टाइप कर जाएं। यार अभी क्लास ऑफ छोड़े ना, मैं अटेंडेंस ले लूँ ना भाई, 1-2 मिनट तो मैं अटेंडेंस ले लूँ तो इंशाल्लाह फिर आप क्विट कर सकते हो। आप अपने सवाल टाइप करते जाओ भाई। जी कोई सवाल? ये खालिद, इमरान, हमजा, शफकत, अहमद, इकरा, शमीन जी, भाई जिनके नाम नहीं भी लिए कांडू 1-2 मिनट ले और सवाल पूछे। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह कल से हम पढ़ेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक, उसमें थोड़े न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो आप साथ साथ पढ़ते जाएं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर टाइम। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।